देखो जब खुदाई हो रही थी, एक बार तो खुदाई हुई थी बहुत पहले, तो उस समय एक कुछ अवशेष मिल रहे थे, लेकिन चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी कि यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाए। 1921 में जब अंग्रेजों का शासन था 1921 में, तो तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल 1921 में 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसको बोलते हैं डॉक्टर या बाबू दयाराम साहनी, और आर.डी. बनर्जी, ठीक है, इनके देख रेख में जो है हड़प्पा की खोज हुई, यानी खुदाई कराई गई और उसकी खोज हुई। ठीक है, इसके पहले यह माना जाता था कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता वो है आर्य सभ्यता है, बट जब ये पता चला कि 1921 में कंफर्म हो गया, तो ये सबको मालूम हो गया कि यह सभ्यता नवीन थी, आर्य सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की है, या कह सकते हैं सिंधु घाटी। चलिए इसके बारे में हम और विस्तार से बात करते हैं। तो इससे संबंधित ये जान लीजिए इसका विस्तार कहाँ हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है उत्तरी सीमा यानी जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसको मांडा कहते हैं, या कुछ लोग जम्मू लिखते हैं, कुछ लोग कश्मीर बताते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, मांडा, उत्तरी सीमा मांडा से, पश्चिमी सीमा सुतकागेंडोर जो पश्चिमी सीमा है, पूर्वी सीमा आपके अपने यूपी में, पूर्व हम लोग पूर्वी हैं, यूपी में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और दक्षिणी सीमा दक्षिणी तो दा मीन्स दैमाबाद महाराष्ट्र में, यानी दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में, और उत्तरी जो है उत्तरी सीमा यहाँ पर आपका जम्मू में है, कश्मीर में, और पश्चिमी सीमा से सुतगंडोर कहिए तो बलूचिस्तान में। ठीक है, तो आप समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, वो आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। चलते हैं, मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखा देते हैं कि कैसा आकार था। ये देख सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता का जो ये था, ये थोड़ा सा देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ये त्रिभुजाकार है कुछ। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन जो नगर थे और पूरे जब देखने को मिल रहे, तो वो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी, या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह त्रिभुजाकार थी। चलिए इससे जुड़े और तथ्य के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक सोशल लाइफ कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता का समाज जो है मातृसत्तात्मक था, और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। समझ में आया? और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर 4 प्रकार के प्रजातियों का भी अवशेष मिलते हैं, जैसे भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, अल्पाइन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग खुदाई में प्राप्त हुए देखने को मिल रहे थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद बहुत सारी चीज़ें मिले। यहाँ के लोग जो है भोजन कैसा करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। और भोजन में क्या क्या था? गेहूँ, जौ, मछली, मांस, कछुआ या दूध से बने चीज़ें खाया करते थे। और स्त्रियां क्या, पहनने में पहनावा कैसा था? तो स्त्रियां जो है प्राय घाघरे और अंगरखे का प्रयोग करती थी। घाघरा, आप गाना सुने होंगे, घाघरा, तो घाघरा चोली वाला, तो घाघरा जो है घाघरे और अंगरखे का प्रयोग करती थी। ठीक है, और जो पुरुष थे दाएं कंधे से नीचे के बाएं कंधे तक जो है पुरुष, कभी कभी कुछ मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे भी अवशेष या चित्र मिले थे जिनमें क्या दाढ़ी वाले पुरुष थे। ठीक है, तो चलो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो क्या करते थे, कैसे अंत्येष्टि करते थे? तो वो 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, या कह सकते हैं आप पूर्ण समाधान। सौ मीन्स मौत के जो शरीर होती है, पूर्ण समाधान 3 प्रकार से करते थे। कोई व्यक्ति मर जाता था तो पूर्ण समाधान। मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा था।
आंशिक समाधिकरण, जिसको आंशिक समाधान कहते हैं, ये कैसा होता था? पशु पक्षियों के खाने के बाद शव को दफना दिया जाता था, उनकी हड्डियों को, बचे हुए अवशेषों को उनको दफना दिया जाता था। तो बच्चे वो बहुत खुश होते थे कि अगर कोई पशु, उनके पक्षी किसी इंसान को या इंसान को जंगल में छोड़ देते थे तो पशु पक्षी खाते थे, तो बहुत खुश होते थे कि चलो उनके जो शरीर के हिस्से को खाया और उनका शरीर पवित्र था। इसके बाद इनका अंतिम तीसरे तरह का दाह संस्कार भी इनके शामिल था। तो उस समय भी दाह संस्कार चलता था, मृतकों को जलाने की प्रक्रिया थी। ठीक है, यहाँ गेहूं के साक्ष्य मिले। और पशुओं के, पालतू पशुओं का भी बहुत सारा उल्लेख मिलता है, कृषि पशुपालन का। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर 6 किस्में जो है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों थी, इसके बारे में मैं कुछ तथ्य बता दूं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगरों में से एक थे। विश्व के प्राचीनतम, एकदम वीआईपी नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों का निर्माण समानतः पक्की ईंटों का निर्माण होता मिला था। वहां पर खनन में क्या मिला था? पक्की ईंट, यानी इतने साल पहले पक्की ईंटों का निर्माण हुआ था। अब आप सोच सकते हैं, आज पक्की ईंटें बन रही हैं, उस समय भी बनती थी। कितने साल? 2500 साल ईसा पूर्व, यीशु जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म के 2500 ईसा पूर्व ये सब किया जाता। और क्या था? सिंध सभ्यता के जो मकान के दरवाजे होते थे, वह मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे गलियों की ओर खोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, कहाँ खोलते थे? तो पीछे गलियों में खोलते थे। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से सबसे जो है चौड़ी सड़क प्राप्त हुई थी, जो 13.5 फीट थी। कहीं कहीं पर इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। ठीक है, तो 13.5 फीट, यहाँ कह सकते हैं 33 फुट लंबी चौड़ी थी यहाँ की सड़कें। ठीक है, और आपको बता दें कि मुख्य सड़क 9.5 मीटर, 9.15 मीटर चौड़ी थी। लेकिन इसे पुरातत्वविद ने इसे राजपथ कहा था, मोहनजोदड़ो जो मिली थी। ठीक है, और ये देख लो, ध्यान दो कि सड़कें जो थी वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होकर जाती हुई थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह मैं अपने उसे टॉपिक में नहीं लिख पाया, लेकिन आप जान लो कि इनकी जो सड़कें थी एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाती थी। और समझ लो 10 मीटर की सड़कें तो हुआ करती थी, चौड़ाई लगभग 10 मीटर हुआ करती थी। तो कहीं के विद्वान जो है 13.5 फुट बताते थे, 33 फुट बताते थे। तो 10 मीटर भी आ जाए तो यानी 10 मीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। सामान्यतः जो मकान हुआ करते थे, सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते थे, यानी शौचालय के भी प्रयोग आपको देखने को मिल गया था। ढकी हुई नालियां भी मिलती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कैसा मिलता था? ढकी हुई नालियां भी मिला था। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में, बताते हैं कौन कौन से स्थल सिंधु सभ्यता के स्थल हैं प्रमुख। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल। हड़प्पा 1921 में इसको किसने खुदाई किया था? 1921 में अभी बताया कि मैंने दयाराम साहनी ने कराया था। रावी नदी के तट पर, वर्तमान में पाकिस्तान में है। किसके तट पर? रावी नदी के तट पर, और वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। यहाँ निम्नलिखित कुछ वस्तुएं मिली थी। रावी नदी के बाएं किनारे पर था दयाराम साहनी। इसमें कुछ श्रमिक आवास मिले थे, अन्नागार, लकड़ी के ताबूत, आरएच कब्रिस्तान। कहने का मतलब है, यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था? श्रमिक काम करेंगे तो अन्न खाएंगे और उसे एकत्रित करेंगे, फिर इसके बाद फिर लकड़ी के ताबूत बनाएंगे, मरेंगे तो लकड़ी के ताबूत बनेंगे। और RH 37 कब्रिस्तान, यानी 37 कब्रिस्तान मिलने के जो मिले थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है कतार में 6 अन्नागार मिले थे। कितने अन्नागार मिले थे? 6 अन्नागार जो एकदम कतार में मिले थे, एकदम लाइन से। RH 37 समाधान, कामगारों का आवास, कांसे का आईना। अच्छा, कांसे के आईने भी मिले थे, शीशा मिला था। 16 भट्टियां,
स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाए चित्र भी मिला था, वहां पर कुछ मिले थे। गेहूं जौ के अवशेष मिले थे। तो अभिलेख मोहरे मिले थे। माउंड एबी, शंख, बैल, पीतल आदि जो हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। तो RH-37 कब्रिस्तान और 6 लगातार एक तो कहाँ मिले थे? ये हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंध सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या थे? तो सिंध सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो 1922 में। ओ यार गड़बड़ा गया। सिंध सभ्यता के प्रमुख स्थल में यहां पर आपको बता दें कि सिंध सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? 1922 में। 21 में तो हड़प्पा हुआ था, 1922 में मोहनजोदड़ो। अब ये कहाँ किया था? वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कहाँ पर है? लड़कैया, लरकाना, मोहन लड़कैया है, यानी मोहनदास मोहनजोदड़ो यानी भगवान लड़के हैं भी, तो समझ रहे। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब यहां पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? पुरोहितों का आवास मिला था, जो पुजारी उजारी होते थे। अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार। हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, लेकिन 6 अन्नागार मिले थे। और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिले थे। विशाल स्नानागृह यहां पर मिला था। बृहद सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, और क्या बात करें? और आपको बता दें कि घर में कुआं मिला था। आदिशिव कांसे की बनी हुई नर्तकी मूर्ति भी मिली थी। अब आगे बता रहे घर में कुआं मिला था, चौड़ी सड़क मिली थी, कांसे की नर्तकी मूर्ति भी मिली थी। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। स्त्री की मूर्ति मिली थी, नृत्य करती कांसे की स्त्री कहाँ मिली थी? तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप कहाँ बताएंगे? मोहनजोदड़ो में। यानी कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। कुछ पुजारियों की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था? अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं के प्राप्त नरकंकाल, पत्थर पर खुदी नाव का भी चित्रण मिलता है। विशाल अन्नागार, 6 भट्ठे, गले तांबे के ढेर, सीप की पटरी तथा घोड़े के दांत भी यहीं से मिले थे। समझ में आ गया आपको? तो स्पेशली यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, कांसे की नृत्य करती हुई स्त्री कहाँ मिली थी, ये जरूर पूछा जाता है। और विशाल अन्नागार कहाँ मिला था? तो ये सब मोहनजोदड़ो में मिले थे। ठीक है। अच्छा, 6 अन्नागार जो क्रम से थे वो हड़प्पा में मिले थे, लेकिन विशाल नहीं था, उतने बड़े नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। यहां पर आदि शिव की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं और घर में पुआ। चलिए आगे देखो। सिंधु घाटी की सभ्यता, अभी आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर समाधान प्रणाली कैसे होती थी, एक बार फिर से जान लो। सिंधु घाटी के लोग मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधान, मृतकों को दफनाने की परंपरा थी, जैसे पूर्ण समाधान उसको बोलते थे। और आंशिक समाधान में जो मृतक हो जाता था उसको एक जो है कहाँ डाल देते, कहाँ रख देते थे? जंगल में रख देते थे, और पशु पक्षी उसको जब खा लेते थे हड्डियों को दफना संस्कार। चलिए, तो आगे आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम हड़प्पा से जुड़े और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे पहले वीडियो को देख चुके हैं। दूसरी वीडियो में हम आपको पूरे एक एक पार्ट से आपको समझाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले या फिर जो भी बाइक आप तैयारी करते हैं, एक क्रम वाइज से टॉपिक वाइज से करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तैयारी, किसी भी नौकरी, किसी जॉब के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप सर्च करिए स्टूडेंट ब्राइट फ्यूचर टेलीग्राम चैनल पर, और साथ साथ आपको हम टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। चलिए, आज के लिए बस कैसे लगी हमारी वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो आप आने तक
इंतज़ार करिए, बस जल्दी ही हम दूसरी पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें पूरा पूरा इसका जो मेन टॉपिक है उसको मैं कवर करूँगा।